इन्फ्लोरेसेंस यानी फ्लावर्स कैसे बनते हैं देख लेते हैं, फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड सूट होता है। जहाँ पर होता क्या है, जो सूट एपिकल मेरिस्टम होता है वो चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर। तो अगर आपने कभी भी देखा होगा कि जो फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा प्लांट में जो लगते हैं ना वो स्टेम और ब्रांचेस के ऊपर बोले तो सूट सिस्टम में लगते हैं। क्या लगते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा जो फ्लावर्स होंगे वो रूट में निकलना स्टार्ट कर जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो देखा जाए तो आपके पास जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो तो आपके पास एपिकल वाले दो हैं। एक आपके पास रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, दूसरा आपके पास होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है ना। और शूट एपिकल मेरिस्टेम में जो मेरिस्टेमेटिक सेल होंगी जब वो डिवाइड करेंगी तो प्लांट जो होगा वो अपनी लंबाई में लेंथ में लगातार ग्रोथ करता रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात। लेकिन अगर प्लांट को बनाना होता है क्या? फ्लावर। और मैंने आपको कई बार बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो तुरंत फ्लावरिंग नहीं करते हैं, बल्कि प्लांट एक मैच्योरिटी पीरियड आने के बाद, मैच्योर करने के बाद, यानी कि वेजिटेटिव अपनी जो ग्रोथ होती है उसे कंप्लीट करने के बाद ही क्या करता है? फ्लावरिंग करता है। तो जब प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होनी होती है तो प्लांट के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उन्हीं हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से आपके पास जो शूट एपिकल मेरिस्टम था पहले, जिसकी वजह से लंबाई बढ़ रही थी, वो शूट एपिकल मेरिस्टम कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर। तो जब शूट एपिकल मेरिस्टम कन्वर्ट होगा फ्लोरल मेरिस्टम में तो अब प्लांट की लंबाई नहीं बढ़ेगी, बल्कि अब यहाँ पे क्या बनेगा? फ्लावर्स बनेगा। क्या बनेगा? फ्लावर्स बनेगा। तो जब भी प्लांट को फ्लावर्स बनाने होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उसकी वजह से जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है वो फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही फ्लोरल मेरिस्टम बनेगा अब वही शूट जो होगा वो क्या बनाएगा? फ्लावर्स बनाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे इतना पूछा जाता है कि बताओ फ्लावर्स क्या है। तो फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड शूट होता है। मॉडिफाइड सूट यानी सूट मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? फ्लावर बनाता है। और आपने एक बात कही थी कि आपके पास जो स्टेम होते हैं, आपको अगर स्टेम और रूट को पहचान करनी होती है तो स्टेम और रूट में डिफरेंशिएशन करने के लिए आपके पास स्टेम में क्या होता है? नोड्स होते हैं। क्या होते हैं? नोड होते हैं। और क्या होता है? इंटरनोड होता है। नोड और इंटरनोड होता है। और आपको ये भी पता है कि जो नोड होते हैं उसी पे क्या निकलती है? लीफ। किसी नोड से क्या निकलती है? लीव्स निकलती है। ठीक है ना। देखो अगर किसी को पता होगा फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, कार्योसिस। तो ये जो पार्ट बनते हैं ना, बनते कैसे हैं? जैसे मान लेते हैं ये नोड है और ये नोड है, इन दोनों के बीच में इतना स्पेस है ना, इंटरनोड। यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। जो बनेगा लीफ वो कहाँ आएगा? नोड पर आएगा। अगर इसी इंटरनोड को मैं छोटा कर दूं, इंटरनोड अगर छोटा हो जाएगा तो क्या दो नोड पास पास आ जाएंगे? आ जाएंगे ना। और जब दो नोड पास पास आ जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ ऐसे मान लेते ये एक नोड हो गया, दूसरा नोड ये हो गया। अब जो लोग लीफ इतनी दूर थी अब क्या वही लीफ इतनी पास बनेगी? बनेगी ना। तो फ्लावर में होता क्या है, जब फ्लावर का फॉर्मेशन होता है तो उस वक्त ये आपके पास जो इंटरनोड वाला पार्ट होता है ये कंडेंस्ड हो जाता है। और जब इंटरनोड वाला पार्ट कंडेंस हो जाएगा तो नोड क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। और जब नोड पास पास आ जाएंगे तो आप देखेंगे किसी लोअर नोड से क्या निकलेगा? कैलिक्स वाला पार्ट निकलेगा। उसके बाद जो नोड होगा उसमें क्या निकलेगा? कोरोला वाला पार्ट निकलेगा। उसके बाद जो होगा वो एंडोसियम वाला पार्ट निकलेगा। उसके बाद निकलेगा कार्योसिस वाला पार्ट निकलेगा। यानी सारे पार्ट अभी भी कहाँ बन रहे हैं? वो बन रहे नोड्स पर ही बन रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ? पहले ये सूट सिस्टम था, अब ये क्या है पास? फ्लोरल मेरिस्टम है। पहले ये सूट एपिकल मेरिस्टम वाला पार्ट था, अभी क्या हो गया आपके पास? फ्लोरल मेरिस्टम हो गया। अभी भी जो पार्ट बनेंगे वो बनेंगे नोड वाले पार्ट पर ही बनेंगे। इसलिए किसी भी फ्लावर को आप देखोगे तो ऐसा नहीं होता कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइलोसियम आपस में सब मिक्स होते हैं, नहीं, वो एक सीक्वेंस में ही लगे होते हैं। अगर आप फ्लावर जैसे गुलाब का फूल है, अगर आप नीचे से जो उसके पास डंडी होती है पकड़ कर आप निकालोगे तो पहले ग्रीन वाला पार्ट निकलता है, फिर रेड वाला पार्ट निकलता है, फिर एंड्रोसियम और गाइलोसियम आते हैं ना। तो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो होते क्या है? सीक्वेंस में होते हैं। तब फ्लावर में होता क्या है? ये इंटरनोड वाला पार्ट कंडेंस हो जाएगा, जैसे कि नोड वाला पार्ट क्या जाएगा? पास पास आ जाएगा और हर एक पार्ट उसी नोड से अराइज होगा। ठीक है ना। तो फिलहाल फ्लावर क्या है?
फ्लावर एक मॉडिफाइड, हाँ सर, बिल्कुल होगा। कोई भी फ्लावर होगा, कोई भी फ्लावर होगा, वहां पर कन्वर्जन किसका होगा? सूट एपिकल मेरिस्टेम का फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर ही होगा। फ्लावर तो भी है ना, बस वो क्या है, मेन फ्लावर है, वो प्लांट की क्या है, एडाप्टेशन है, तो वो क्या रखता क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखता है। क्या मतलब फ्लावर बगल से मिलता, मतलब बगल किसके बगल से मिलता है, स्टेम के। फ्लावर की पोजीशन अलग अलग होती है ना, जो फ्लावर होते हैं अभी आगे पढ़ेंगे, कुछ फ्लावर जो होते हैं वो एकदम टर्मिनल होते हैं, कुछ फ्लावर क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं, कुछ फ्लावर क्या होते हैं, लैटरल साइड से निकलते हैं। तो अलग अलग वो क्या होगा, पैटर्न होगा उनका ना। ऐसा नहीं होगा कि जो कन्वर्जन है वो मेन कन्वर्जन नहीं होगा कि सूट एपिकल मेरिस्टेम जो होगा वो पैरोट होगा। हाँ सही है, जो आपने पपाया देखा होगा उसमें यही होता है ना, आप कहते हैं गाँव में पपीती है जो मेल फ्लावर होता है, वो ऐसे बड़े बड़े स्टेम होते हैं, स्पेशल निकले होते हैं ना ऐसे, तो वो अरेंजमेंट आपका फ्लावर है, फ्लावर का अरेंजमेंट है। लेकिन ये जो पार्ट होगा देखो, वो सब पार्ट होंगे सूट एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, कह रहा है इंटरनोड डू नॉट इलांगेट एंड द एक्सेस गेट कंडेंस्ड। जब सूट एपिकल मेरिस्टेम से फ्लोरल मेरिस्टेम बनता है तो होता क्या है, जो इंटरनोड वाला पार्ट होता है वो डू नॉट इलांगेट, इलांगेट नहीं हो पाएगा, और जब इंटरनोड इलांगेट नहीं हो पाएगा तो एक्सिस क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। वही अभी मैंने बताया था कि अगर मेरे पास ये एक नोड है, एक नोड ये है, अगर ये इंटरनोड क्या हो जाए, कंडेंस हो जाएगा, तो ये अब दोनों नोड क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जब फ्लोरल मेरिस्टेम बनता है तो इंटरनोड का इलांगेशन नहीं होता, और जब इंटरनोड का इलांगेशन नहीं होगा तो एक्सिस कैसी हो जाएगी, अब कंडेंस हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसकी लेंथ छोटी कर दूं तो ये हो गया एक छोटा सा पार्ट जो कंडेंस हो गया है, अब ये क्या हो गया, इसका एक नोड, ये दूसरा नोड हो गया, इतना क्लियर। नेक्स्ट आगे, the apex produce different kind of the floral appendages laterally at the successive nodes instead of the leaf। कह रहे हैं कि नोड पर जो पहले लीफ बनता था सूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर, अब वो नोड पर लीफ नहीं बनेगा, बल्कि अब नोड पर सक्सेसिव नोड पर क्या बनेंगे, फ्लोरल अपेंडेजेस बनेंगे लेटरल साइड में। लेटरल साइड का मतलब ये हो गया कि मेरे पास अगर ये नोड है, दूसरा नोड ये है, तो कोई फ्लोरल अपेंडेजेस यहाँ पर होगा। फ्लोरल अपेंडेज मतलब वही कैलिक्स, कोरोना, एंडोसियम, काइलोसियम की बात कर रहे हैं अपन, तो ये सक्सेसफुली बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। पहले जो सूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर इस नोड पर लीफ बनता था, अब फ्लोरल मेरिस्टेम में नोड पर लीफ न बन करके बल्कि क्या बनेगा, फ्लोरल अपेंडेज बनेगा। लेटरल साइड मतलब एक इधर होगा, ऐसे आपका गुड़ाई में बनता हुआ चला जाएगा लेटरल साइड में। इतना क्लियर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए। When a shoot tip transform into the flower, it is always the solitary। मान लेते हैं यहाँ पर कोई सूट टिप था, और यही सूट टिप जो है, पहले अगर ये सूट टिप था तो क्या यहाँ पर सूट एपिकल मेरिस्टेम था, अगर ये सूट टिप है तो क्या पहले यहाँ पर सूट एपिकल मेरिस्टेम था। अभी किसने कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। अब ये डायरेक्ट यहाँ पर एक फ्लावर बना रहा है, अगर डायरेक्ट यहीं पर एक फ्लावर बना लेगा तो सिंगल फ्लावर होगा ना, एक ही फ्लावर बनेगा, और एक ही फ्लावर बनेगा, नाम की जगह उसका सॉलिटरी। Clear? Next, the arrangement of the flowers on the floral axis is termed as the inflorescence। Inflorescence क्या होता है, फ्लावर का अरेंजमेंट किस पर, फ्लोरल एक्सिस पर कहलाता क्या है, इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। जैसे कि आपने फिलोटैक्सी के बारे में पढ़ा था, पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ना, किस पर, स्टेम पर, स्टेम पर लीफ का अरेंजमेंट कहलाता क्या है, फिलोटैक्सी कहलाता है। वैसे ही फ्लोरल एक्सिस पर किसका अरेंजमेंट, फ्लावर का जो अरेंजमेंट बनेगा उसका नाम हो जाएगा क्या, इनफ्लोरेसेंस। अभी तक आपने तीन डिफिनेशन पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ा आपने, फिलोटैक्सी पढ़ी है, और क्या पढ़ा आपने, इनफ्लोरेसेंस। डेफिनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द बेस, बेसलेस लेमाइना के अंदर कहलाता क्या है, वेनेशन, जो आपके पास दो टाइप का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट कहां पर, डाइपार्ट में, पैरेलल कहां पर, मोनोपार्ट में, ठीक है ना। फिर आपने कहा फिलोटैक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द लीफ और द स्टेम ऑफ द ब्रांचेस कॉल्ड द फिलोटैक्सी। तीन टाइप होता है, आपको याद है। वैसे ही फ्लोरल एक्सिस पर किसका अरेंजमेंट, फ्लावर का अरेंजमेंट कहलाता क्या है, इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। कितना क्लियर हो गया। अब इनफ्लोरेसेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के।
एक होता है आपके पास रेसिमोस टाइप का होता है और दूसरा होता है साइमोस टाइप का। क्या कब मैं कहूंगा इसे रेसिमोस और कब मैं कहूंगा इसे साइमोस? अगर दो अलग अलग टाइप है तो कोई ना कोई तो बेसिस होगा ना। बेसिस देखते हैं किस बेसिस के हमने क्या मैंने लिया है इसमें बेसिस, जिसके बाद में कहा इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर, यहाँ पर क्या होगा एपेक्स मतलब ये टिप वाला पार्ट ना, क्या वो टिप वाला पार्ट डेवलप होकर फ्लावर बना रहा है या नहीं बना रहा है, आर कंटिन्यू टू ग्रो, यानी यहाँ पे जो एपेक्स है ना, क्या ये एपेक्स डेवलप होकर फ्लावर बना ले रहा है या जो एपेक्स है वो लगातार ग्रो कर रहा है। इसके बेसिस पर आपने इन्फ्लोरेसेंस को डिवाइड किया है दो भाग में। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये जो एपेक्स वाला पार्ट है, क्या ये एपेक्स वाला पार्ट अभी भी लगातार ग्रो कर रहा है या एपेक्स वाला पार्ट अब क्या हो जा रहा है, ये डेवलप कर ले रहा है क्या फ्लावर। इसके बेसिस पर जो आपके पास इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो दो टाइप का होता है, एक होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस। फिर से समझिए, इन्फ्लोरेसेंस को आपने डिवाइड किया है रेसिमोस और साइमोस में, किसके बेसिस पर? एपेक्स के बेसिस पर। ये एपेक्स क्या लगातार डेवलप कर रहा है या कंडेंस में क्या बना ले रहा है, फ्लावर बना ले रहा है। इसके बेसिस पर आपने कहा रेसिमोस और साइमोस। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाम में छुपा हुआ है क्या रेस, रेस मतलब भाई दौड़ना, भाग लगाना, दौड़ते रहना। इसका मतलब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, मैं कहूंगा रेसिमोस के अंदर जो एपेक्स होगा, बताओ वो क्या डेवलप होकर फ्लावर बनाएगा या लगातार भागता रहेगा? लगातार भाग मतलब है वो लगातार वो ग्रो करता रहेगा, फ्लावर जो बनेंगे वो इस साइड बनेंगे, साइड साइड बनेगा। अरे बोलो, मेरे पास दो टाइप है, एक है राइसिमोस, दूसरा क्या है साइमोस। तो पहले पढ़ते हैं क्या, रेसिमोस। आफ्टर इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस, वही मेन एक्सिस बोले तो एपेक्स, जो अभी आपने कहा ऊपर क्या कहा था, एपेक्स का था, कंटिन्यू टू ग्रो। रेसिमोस के अंदर एपेक्स क्या करता है, लगातार ग्रो करता रहता है। द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। रेसिमोस जो इन्फ्लोरेसेंस होगा उसमें जो एपेक्स होता है वो लगातार क्या करता रहता है, ग्रो। तो इन दोनों बताओ कौन सा रेसिमोस है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर एपेक्स क्या कर रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है। अगर ये लगातार ग्रो करेगा तो फ्लावर कहाँ बनेगा, फिर जो फ्लावर बनते हैं वो लेटरल साइड बनते हैं, कहाँ बनते हैं, लेटरल साइड बनते हैं। क्लियर हो गया? तो आपसे दो चीज पूछा जाएगा कि अगर रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है तो बताओ एपेक्स के बारे में क्या ख्याल आता है। एपेक्स जो होगा वो कंटिन्यू ग्रो करेगा। और मैंने इसी को याद करने के लिए मैंने कहा था कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रेस, मतलब ये जो ग्रो कर एपेक्स होगा वो लगातार रेस लगाता रहेगा, बोले तो लगातार ग्रो करता रहेगा। अगर ये लगातार ग्रो करता रहेगा तो फ्लावर कैसे बनेगा, लेटरल बनेगा। किस आर्डर बनेगा, एक्रोपेटल सक्सेशन में बनता है। एक्रोपेटल कल मैंने आपसे कहा था, एक्रोपेटल जो बनेंगे पुराने वाले पेज पर होंगे, नए वाले एपेक्स की तरफ होंगे, और लीफ भी ऐसे ही बनता है एक्रोपेटल आर्डर में। क्लियर होगा? तो आप इतना अंडरलाइन करें, रेसिमोस टाइप जो इन्फ्लोरेसेंस होगा मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करेगी और फ्लावर का जो अरेंजमेंट होगा वो होगा कैसा, एक्रोपेटल आर्डर में होगा। कैसे होगा ये, एक्रोपेटल आर्डर। यहाँ पर एक इन्फ्लोरेसेंस दिया गया है, इन्फ्लोरेसेंस होगा तो एक फ्लावर नहीं होगा बल्कि फ्लावर का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। बताओ क्या यहाँ पर आपको एक फ्लावर दिख रहा है, बहुत सारे फ्लावर दिख रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर दिख रहे हैं। और अगर आपने गांव में देखा इस टाइप का प्लांट आपको दिख जाएगा, यहाँ पर ये लगातार ऐसे ग्रो करता हुआ एक चला जा रहा है। फ्लावर देखो कहाँ बन रहे हैं, लेटरल साइड, देखो ये वाला लेटरल साइड, ये वाला लेटरल साइड, ये वाला लेटरल, ये भी लेटरल, और ये लगातार क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ गांव में आपको इस टाइप का फ्लावर दिख जाता है। प्लांट मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं नींबू तो नहीं है, कैसिया, अब ये तो नहीं मुझे पता है, लेकिन हाँ इस टाइप मैंने फ्लावर देखा है। खास करके सजावट में जैसे किसी के घर में मतलब घर में मुहारे जगह हो वहां पर लगा दुआरे, वही वाला मसला है। चलो ठीक है, अब याद करो, याद करो, याद करो, नदियों के पार न जाओ। रेसिमोस में बताओ जो आपके पास स्टेम है वो क्या करेगा, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, एक्रोपेटल आर्डर। नेक्स्ट, बस बस आगे समझा रहे हैं तुरंत। अगला साइमोल में क्या होगा आपको बता दो, साइमोल में एक्सिस
मेन एक्सिस कंडेंस जाएगा ना। तो क्या साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर। मेन एक्सिस फ्लावर बना लेगी। तो क्या हम फ्लावर ही बन रहे थे, वहां पर भी फ्लावर बन रहे थे लेकिन वो लेटरल साइड बन रहे थे। यहाँ पर मेन एक्सिस पर ही क्या हो जा रहा है, पहला फ्लावर ही बनेगा। हेंस इज लिमिटेड ग्रोथ, इसलिए मेन एक्सिस की ग्रोथ कैसी हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो रेसिमोज के अंदर जो मेन एक्सिस हो जाता है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसकी जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड होगी। इतना क्लियर। और जो फ्लावर बनेंगे वो किसमें बनेंगे, बेसिपिटल आर्डर। मतलब जो सबसे पुराना जो फ्लावर होगा वो कहाँ होगा, एकदम टिप पर होगा। और जो नए होंगे वो बेस की तरफ आएंगे, जिसका नाम होता है बेसिपिटल आर्डर। यहाँ पर आते हैं, देखो हर जो टिप वाला पार्ट है, ये टिप पार्ट, ये वाला टिप पार्ट, ये वाला टिप पार्ट, यानी मेन एक्सिस पार्ट, क्या हर एक मेन एक्सिस जो है वो पहले फ्लावर बना ले रही। अगर मेन एक्सिस फ्लावर बना ले रही है तो बताओ क्या इसकी लगातार ग्रोथ होगी मेन एक्सिस की, नहीं होगी। तो जब इन्फ्लोरेसेंस कौन हो जाएगा, साइमोस टाइप का। अब देखो जो फ्लावर बन रहे हैं इनमें पहचानो, पहले इनमें पहचानो कौन सा फ्लावर है जो पुराना फ्लावर है। इन तीनों में कौन सा पुराना है, ये वाला पुराना है और ये दोनों नया। तो पुराना कहाँ बना, सबसे पहले कहाँ बना, टिप पे बना। उसके बाद जो बने नीचे बने, यानी किस आर्डर पे, बेसिपिटल आर्डर। तो बताइए इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, फ्लोरल एक्सिस पर इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। अब इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का होता है, एक रेसिमोज, एक साइमोज। आपको एक याद कर लीजिए और याद करना आसान है। यहाँ पर रेस लगाइए, मेन एक्सिस लगातार ग्रो करती रहेगी, जो फ्लावर बनेंगे वो एक्रोपिटल। एक्रोपिटल मतलब होता है पुराने वाले बेस पर नए वाले टिप पर। क्लियर। उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, बन जाएगा क्या, साइमोज। साइमोज में मेन एक्सिस फ्लावर बना लेगी, तो अब लगातार ग्रोथ मेन एक्सिस की नहीं होगी, और जो फ्लावर बनेंगे पुराना वाला सबसे पहला फ्लावर टिप पर होगा, नए फ्लावर में होंगे बेस में होंगे, नाम हो जाएगा बेसिपिटल। क्लियर। अब इसको समझाने के लिए, यानी एक्रोपिटल बेसिपिटल को समझाने के लिए मैंने दो फिगर यहाँ पे बनाया है। रेसिमोज अगर है तो बताओ अरेंजमेंट कैसा होगा, एक्रोपिटल। कैसा होगा, एक्रोपिटल होगा, ये होगा ना। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा था जो पुराने फ्लावर होंगे वो कहाँ पर होंगे, बेस पर होंगे, नए फ्लावर कहाँ होंगे, टिप पर होंगे। बताओ यहाँ पर ये मेन एक्सिस यही तो है, क्या ये लगातार ग्रो कर रही है, हाँ लगातार ग्रो कर रही है मेन एक्सिस। पुराने फ्लावर, ये मैं कह सकता हूँ ये फ्लावर लगे हैं, ये आपके पास कैसे फ्लावर है, ये ओल्ड फ्लावर्स है, और ये जो है वो क्या है आपके पास, न्यू फ्लावर्स है। तो एक्रोपिटल आर्डर के अंदर जो न्यू फ्लावर होते हैं वो टिप पर होते हैं, ओल्ड फ्लावर कहाँ होते हैं, बेस पर होते हैं। तो इसे कहते हैं क्या है हम, एक्रोपिटल। जहां पर एक्रोपिटल लिखा है वहां पर अगर ये वाला बना लेंगे तो आपको फिगर ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, आपके इनसाइड वाले फिगर से आपको ये याद रहेगा। कोई बात नहीं, इकट्ठा बना लीजिए। रेसिमोज, सॉरी साइमोज। साइमोज में कैसा अरेंजमेंट होता है, बेसिपिटल होता है। कैसा होता है, बेसिपिटल होता है। बेसिपिटल हो गया, इसका मतलब क्या है, जो आपके पास ओल्ड फ्लावर है, जो आपके पास ओल्ड फ्लावर होगा वो कहां पर होगा, टिप पर होगा, और जो न्यू फ्लावर है वो कहां होंगे, न्यू फ्लावर जो होंगे वो बेस पर होंगे। इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, बेसिपिटल। हाँ फ्लावर टिप पर बनना स्टार्ट होगा। इसके जल्द जितना कम देर पर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ज्यादा धारा पड़ा है। अब फ्लावर तुम देखना, याद करते रहना कौन सा पेटल है। कल मुझे दिखाई दिया था एक प्लांट, मैं गया था बगल में, मुझे दिखाई दिया पीपल का ही था, मुझे समझ में आ गया पीपल के अंदर भी ऐसे जो लीफ वो ऐसे थे, यहाँ पे लीफ थी, यहाँ पे लीफ, यहाँ पे लीफ, बताओ एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, हाँ अल्टरनेट। तो फिलोटाइप कैसे थी, अल्टरनेट। मैंने कल देख पीपल की बात कर रही थी, पीपल मैंने देखा उसकी जो पेटियोल वाला पार्ट तो बहुत लंबा था, यहाँ पर यह था लेने वाला पड़ा था। अब बता दो हल्की भी हवा चलेगी तो फ्लटर करते रहेगा, ठीक है ना। तो अब आप तुम देखते रहना, यहाँ प्लांट दिख जाए खड़े होकर पूरा पहले मार्कोलॉजी पढ़ लेना, फिर आगे बढ़ना।
कोई बात नहीं है, आराम से रुक करके कोई ना कोई पूछ लेगा ना, मुझसे आज कोई पूछने वाला है कि तुम क्या कर रहे हो, तो कुछ समझ रहा है, सब पकड़ाए पड़े हैं, कुछ ना कुछ कहीं कहीं इन्वॉल्व है। अगर कुछ पहले तो होता था, अगर कोई ऐसे बोलता हुआ जा रहा है तो लोग कहते पागल हो गया है, ये बोलता हुआ जा रहा है, आपको कुछ पता है, अब सबको पता है कि ये बोल रहा है इसका मतलब कहीं कुछ लगाया है, पता ना चल रहा हो यहाँ पर, लेकिन कुछ ना कुछ क्या अरेंजमेंट इसके अंदर सिस्टम जोड़ के रखा है, वो बात करता हुआ जा रहा है, पागला नहीं गया है। अब पागल की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है ना, अब पागल मतलब है वो एकदम गंदा दिखेगा, कहीं नाली किनारे पड़े रहेंगे तो वो आपको समझ में आता है हाँ पागल है, लेकिन जो बोलता हुआ जा रहा है अब वो पागल कैटेगरी में नहीं है, बल्कि वो सबसे बड़ा पागल है, क्योंकि वो कहीं भी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो ये बात है, यही तो अगर आप कहीं खड़े होकर कर रहे हो तो आप कहते हैं हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ यूट्यूबर हो कहीं कैमरा इधर उधर लगाया होगा, ये रील टाइप बना रहा होगा, परेशान हमें कर रहा है, कैमरा नहीं लगाओ, तो लोग उसको छोड़ के कैमरा ढूंढने कहाँ पर लगाते हैं, कैमरा देखते हैं। तो आजकल कुछ भी हो सकता है, तो सारे लोग देखो जो जितने भी रील बनाते करते क्या है, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे चले जाते हैं, उनकी एक्टिविटी अलग चलती रहती है, लोग डिस्टर्ब हो इससे मतलब नहीं है ना, प्राइवेसी आजकल तो बची नहीं है, अगर कोई प्राइवेसी जाना भी चाहता है तो तुम कितने प्राइवेसी में रहो, जो 10 लोग वहां पर वीडियो बनाने वाले हैं वो तुम्हारी प्राइवेसी को लीक कर देंगे, वो वाला अलग बात है वो, लेकिन जितने भी रील वाले होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, कुछ चाहे जिस सिचुएशन में हो अपने रील बना लेते हैं, वो अपना काम तो कर लेते हैं ना, वो अपना काम कर लेते हैं, उन्हें पता है कि मुझे अपना काम करना है, वही मैं तुमसे भी कहता हूँ, सबसे पहले अपना काम, उसके बाद फिर किसी दूसरे का काम, तो अपना काम करने के लिए पूरी तरीके से क्या है, वो कहते हैं ना कि एकदम हो चुके हैं, वो अपना काम तो हम करेंगे ही, तुम्हें अच्छा लगे या न लगे। कभी कभी होता है, आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, किसी की मैयत भी जा रही है, मतलब अर्थी भी जा रही है, घर वाले भी फोटो डाल रहे हैं, आज मेरे दादाजी का इंतकाल हो गया, देखो उनके साथ दुखी है, अच्छी बात है, दुख है, दुख व्यक्त करिए, लेकिन जब वो उनका पूरा काम करते उसके बाद दुख व्यक्त करते रहिए आराम से, लेकिन हाँ वो अर्थी भी लेके जा रहे हैं ऐसे, पढ़ भी रहे हैं, उसके बाद फोटो डाल रहे हैं, दो चार आंसू डाल रहे हैं, नहीं है तो वो अलग बात है, ब्लॉगिंग है आजकल एकदम पूरा दिमाग में भरा पड़ा है, ठीक है, अच्छी बात है, कंटेंट अच्छा होगा तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कब तक अच्छे किसी को दिखाते रहोगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सबसे मोस्ट इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा टॉपिक जो पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, अगर नीट का क्वेश्चन बनेगा तो फ्लावर का कोई ना कोई क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, अगर एग्जामिनर ये भूल जाएगा सब लोग से मार्कोलॉजी नहीं आती है, ठीक है ना, तो ये ऐसा टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये छोटा टॉपिक नहीं बल्कि बड़ा टॉपिक है फ्लावर, ठीक है, पार्ट 4 ही है, लेकिन 4 पार्ट से टॉपिक बहुत बड़ा बन जाता है। चलो पढ़ते हैं फ्लावर। फ्लावर्स इन द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। क्या फ्लावर केवल एक ही टाइप के प्लांट में बनता है, एंजियोस्पर्म प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं वो कहाँ होती है, फ्लावर के अंदर। अगर आपने कभी पढ़ा होगा ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेंड्रोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, तो वहां पे जो सेक्स ऑर्गन बनते थे वो एक स्पेशल टाइप की लीफ पर बनते थे, नहीं आ रहा है, जिसे कहते थे हम स्पोरोफिल, नहीं भाई, स्पोरोफिल, अब उस स्पोरोफिल पर अगर माइक्रोस्पोर बनाने वाला है माइक्रोस्पोरियम तो माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोर बनाने वाला है तब मेगा स्पोरोफिल। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लोअर प्लांट थे उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो एक स्पेशल टाइप की लीफ बनाते थे, और वही स्पोरोफिल जब अरेंज जाती थी तो बनाती थी क्या, कोन, मेल कोन फीमेल कोन, सब भूल चुके हो, मुझे दिख रहा है एकदम क्लियर ना, मेल कोन फीमेल कोन ये सब होता था, लेकिन देखो एंजियोस्पर्म हुआ क्या, एंजियोस्पर्म ने अपने आप को इतना मॉडिफाई किया, उसने कहा नहीं अब लीफ से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि क्या करो इसी लीफ वाले पार्ट को मॉडिफाई कर दो, किसमें, फ्लावर में, भाई पहले लीफ था तो वो सूट का सिस्टम था, अभी भी क्या है फ्लावर सूट का ही तो सिस्टम है, लेकिन मॉडिफाइड सूट है, क्या है वो, मॉडिफाइड सूट है, इतना क्लियर हुआ। अभी भी अगर आपको याद होगा तो मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल, कुछ याद आया, ओव्यूल, ओव्यूल जैसे कहते हैं कि मेगा स्पोरेंजियम, और ऐसा ही कुछ आपने वर्ड पढ़ा था पहले भी,
जब आप जिंदस में पढ़ रहे थे, जब आप टेरिडोफाइटा पढ़ रहे थे, तो सारी चीजें वहीं पर आती है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, कह रहे हैं फ्लावर इज मेन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेटोजेनेसिस होना जरूरी है, यानी गैमेट का पालन होना जरूरी है। A typical flower has the 4 different parts. कोई भी एक टिपिकल फ्लावर मतलब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर ना, उसके अंदर कितने पार्ट होंगे? 4 पार्ट होंगे। 4 पार्ट होंगे, पूरे फॉर्म में होंगे, अरेंज सक्सेसिवली ऑन द swelling end of the stalk or the pedicel called the thalamus or the receptacle। बहुत गौर से पढ़ना है, 3 वर्ड आएगा यहाँ पर। पहला लिखा है पेडिसल, दूसरा वर्ड लिखा है थैलेमस, तीसरा वर्ड लिखा है रेसेप्टिकल। अब थोड़ा सा कंपेयर करिए आप, मैंने कहा ये स्टेम हो गया, और इस स्टेम के बाद यहाँ से डंडी निकलती है, डंडी निकलने के बाद में यहाँ का पार्ट थोड़ा सा फूला हुआ होता है, इसके बाद ये कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम वर्चस बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसे कहते हैं क्या है? इसे कहते हैं हम पेडिसेल्स। क्या कहते हैं इसे? हम पेडिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसेल्स। अब इसका कंपेयर करिए आप लीफ के साथ, ये स्टेप हो गया और ये हो गया लीफ। तो लीफ का ये पार्ट कहलाता क्या है? पेटियोल। क्या कहलाता है? पेटियोल कहलाता है। तो लीफ का डंडी वाला जो पार्ट, इसका नाम है पेटियोल, और फ्लावर डंडी वाला पार्ट पेडिसेल्स, ठीक है ना। ये जो फूला हुआ पार्ट है, इसी का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है थैलेमस। क्या नाम होता है? थैलेमस, या इसी का दूसरा नाम होता है रेसेप्टिकल। क्लियर? तो जो फ्लावर में 4 पार्ट थे, वो चारों पार्ट कहाँ कहाँ पर अरेंज होते हैं? वो इस थैलेमस पर अरेंज होते हैं। और ये जो थैलेमस होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? पेडिसल से। और पेडिसल किससे जुड़ा होता है? स्टेम से। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट, these are calyx, corolla, androsium and the calyx। 4 पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट calyx, दूसरा पार्ट corolla, तीसरा पार्ट androsium, चौथा पार्ट, और ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आपने कहा था ये 2 पार्ट एक्सेसरी पार्ट होते हैं ना, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, और पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने में, फ्लावर को बड़ी कंडीशन में प्रोटेक्ट करने में हेल्प होते हैं। लेकिन ये जो पार्ट होते हैं, ये तो सेक्स ऑर्गन्स बनाने में काम आते हैं। कैलिक्स एंड करोला आर द एक्सेसरी ऑर्गन। ये दोनों कैसे हैं? एक्सेसरी ऑर्गन है। व्हाइल द एंडोसियम एंड काइनोसियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो 4 पार्ट में से 2 एक्सेसरी हैं जो हेल्प करते हैं, और 2 कैसे होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ध्यान बिल्कुल उधर ना हो, तो उनका काम हम करेंगे ना। हमारे लोग तो मालूम नहीं है, नीचे काम हो रहा है, हम थोड़ा यहाँ पे ध्यान देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। सब कुछ सही रहेगा तो आप कहीं नहीं जाएंगे, बस सब कुछ सही रहे तब आगे। इन सम फ्लावर्स, जैसे कि एक फ्लावर मेरे पास किसका है? लिली का। लिली के अंदर कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म एट द पेरियर। यानी कैलिक्स कोरोला जो होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। ये कैलिक्स और क्या है? कोरोला, बल्कि आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, और एक नया पार्ट का नाम क्या होता है? पेरियन। तो लिली के अंदर हम कैलिक्स कोरोला नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? पेरियन है, एंडोसियम है, गाइनोसियम है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, बताओ पेरियन क्या होता है? जब कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएट ना हो, उसे कहते हैं क्या है हम? पेरियन। और जहां पर पेरियन दिख जाए वो कहां मिलेगा? लिली के अंदर। क्यों नहीं? कहाँ मिलेगा? लिली के अंदर। या आपसे क्वेश्चन पूछा है लिली के अंदर क्या मिलेगा, तुरंत हमारे आपसे दिख जाएगा क्या? पेरियन। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब तुम बताओ, अगर कोई मेरे पास ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर एंडोसियम और काइनोसियम दोनों है, दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो मैं क्या बाइसेक्सुअल बोलूंगा? और अगर कोई एक है तब बस ठीक है। व्हेन अ फ्लावर हैज द बोथ एंडोसियम एंड काइनोसियम, फ्लावर इज कॉल्ड द बाइसेक्सुअल। A flower having the either only the stamen, केवल stamen है, एंडोसियम का पार्ट है, और only the carpel यानी कि काइनोसियम का पार्ट है, तो फ्लावर कैसे हो जाएगा? ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो आपको आनी चाहिए, बेसिक चीज है। नेक्स्ट, इन समरी सॉरी सिमेट्री की बात करते हैं, समरी नहीं है, सिमेट्री है। सिमेट्री आपने कहीं और भी पढ़ी थी, जब आप एनिमल फिगर पढ़ना वहां पर भी सिमेट्री थी। रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री और एसिमेट्री, यहाँ पर भी वो तीनों है। कौन कौन है? एसिमेट्री भी है, बायलैटरल भी है और रेडियल भी है। मैं
मैंने आपसे कहा था कि वहां जब पढ़ा रहा हूँ मैं, जब मार्कोलॉजी पढ़ाऊंगा तभी आपको मैं बताऊंगा। आप मुझे कोई डिफिनेशन बता दे अगर बायलैटरल की, तो मुझे समझ में आ जाएगा हाँ आपको कुछ चीजें याद है। दो दो भाग में बटेगा, लेफ्ट और राइट में। मुझे बता दो कितने एक्सिस से बाहर कर सकते हैं? एक एक्सिस, केवल एक एक्सिस, जो कि सेंटर से गुजरना चाहिए। और रेडियल होगा तब बहुत सारी एक्सिस कोई भी आप ले लो, बस हमें इक्वल हाफ चाहिए। वही डिफिनेशन यहाँ पर, ठीक है ना। इन सिमेट्री फ्लावर में भी, सिमेट्री में फ्लावर कितने टाइप के? दो टाइप के। जैसे अगर मेरे पास रेडियल सिमेट्री है, फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक कहलाएगा। अगर फ्लावर में सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल है, तब फ्लावर कहलाएगा क्या? डायगोनल। और अगर एसिमेट्रिक है तो नाम ही एसिमेट्रिक होता है, बस क्लियर है ना। तो फ्लावर में सिमेट्री के बेसिस पर फ्लावर का नाम क्या होता है? चेन। अगर फ्लावर में सिमेट्री रेडियल, तब फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक। तो जब भी क्वेश्चन आपसे कहेगा कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इसका सिमेट्री कौन सी है? क्योंकि जब मैं आपको फैमिली पढ़ाऊंगा तो फैमिली के अंदर वो कहेगा कि फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक। अब तुम समझो कि इसका सिमेट्री कैसी है? वो बताएगा फ्लावर इज द जाइगोमॉर्फिक। अब तुम समझो कि कैसे? बायलैटरल सिमेट्री। क्लियर है? ये सिमेट्री का कोई एग्जांपल अभी है? एग्जांपल है इसमें, है एग्जांपल, उसमें भी एक एग्जांपल था, उसी क्या है? स्पॉन्जेस था। हाँ पूरी तरह। यहाँ पर भी एक एग्जांपल है, तुरंत एग्जांपल दिखा रहा हूँ, टेंशन ना लो बिल्कुल। देखो हाँ सब मिलेगा सर। फ्लावर कौन सा है पर? एक्टिनोमॉर्फिक। इसके बारे में पढ़ रहे हैं। When a flower can divide, एक फ्लावर में डिवाइड करना चाहता हूँ into the two equal half, radial half, in any radial plane, किसी भी रेडियल प्लेन में। मैंने क्या किया? फ्लावर को डिवाइड किया कितने हाफ में? दो इक्वल हाफ में। कितने प्लेन से? कह रहे हैं एनी रेडियल प्लेन, कोई भी रेडियल प्लेन हो, मतलब कई सारे रेडियल प्लेन हो सकते हैं, लेकिन पास पास करना चाहिए वो सेंटर से। ये तो इसकी क्या है, ये तो इसकी एक चीज हो गया, ये तो फिक्स है कि सेंटर से तो एक्सिस पास ही होनी चाहिए। इट इज सेड टू बी द एक्टिनोमॉर्फिक। जैसे मेरे पास फ्लावर बना हुआ है, अगर आप यहाँ फ्लावर देखेंगे तो ये जो फ्लावर है ध्यान इसका, हाँ गुड़हल का है। देखो आप यहाँ पर मैंने कहा रेडियल कोई भी आप एक एक्सिस ले लीजिए, सेंटर पास होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया इसे, ये हो गया डिवाइड। कितना आया? एक दो, एक दो, दो दो आ गए ना, आधा इधर आधा इधर, बराबर समझ लो। अगला देख लेते हैं यहाँ पर आपके पास है ये से छोड़ो ये वाला, अब दूसरी कोई एक्सिस ले लो, ये वाला। अभी भी क्या है? एक दो और एक दो, एकदम क्लियर। और याद है याद, ठीक है ना? सर वो मूवी याद आ गई एक्टिनोमॉर्फिक का, एक तेरा यहाँ से ये एक्सिस हो गए, दो इधर दो इधर, आधा और आधा। यानी कि मैंने यहाँ पे जो प्लेन, देखो जो मेरा प्लेन है कट करने का, वहां गुजर रहा है, वो सेंटर से गुजर रहा है, और इक्वल हाफ में क्या हो रहा है? डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पर एक प्लेन नहीं है बल्कि एक से ज्यादा प्लेन है, तो सिमेट्री कैसी जाएगी? ठीक है ना। फ्लावर कैसा कहलाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जांपल मस्टर्ड, धतूरा, चिली। मस्टर्ड, धतूरा, चिली, वो मैंने कहीं से ढूंढा था, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं। तो यहाँ पर बनाएंगे आप मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। इंग्लिश में क्या हुआ? मस्टर्ड, धतूरा, चिली, क्या कह रहे हो इससे? डीसीएम। अच्छा ठीक है, डीसीएम, डीसीएम धतूरा नहीं जानते? धतूरा चरस गांजा कैसे हो गया भैया? अलग होता है, चरस गांजा marijuana वो अलग होता है भैया। चलो ठीक है, कहना बिनवा एक्सपर्ट तो रहे हो। मस्टर्ड, धतूरा, चिली, क्या मिलेगा इसके अंदर? नेक्स्ट नेक्स्ट सिमेट्रिक जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक। और सिमेट्रिक कौन सी होगी? बायलैटरल। व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू सिमिलर हाफ, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है ओनली इन वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। देखिए प्लेन कितना है? केवल एक है, और गुजर कहां से रहा? वो सेंटर गुजरेगा एक प्लेन से, तो फ्लावर कहलाएगा क्या? जाइगोमॉर्फिक। सिमेट्रिक कौन सी जाएगी? बाइलैटरल।
यहाँ पे देखिए ये जो फ्लावर है ये केवल एक ही प्लेन से क्या हो रहा है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, केवल इसी से देखो ना। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये कहीं भी क्या हो जाएगा, इधर छोटा पड़ जा रहा है उधर बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये फ्लावर कैसे हो जा रहा है आपके पास, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, सिमेट्रिक एसिड, बाइलेटरल। एग्जांपल पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया। आज अभी याद कर लो आप, पी बीन याद करने के लिए, पी बीन गुलमोहर कैसिया। क्या है आपके पास है, पी है, बीन है, गुलमोहर है, और कैसिया है। ये अच्छा हो। अब मैं आगे जब पढ़ूंगा आगे चल के एस्टिमेशन में, तो इन्हीं चार एग्जाम्पल को मैं दो अलग कर दूंगा, दो अलग कर दूंगा, दो को एक जगह में कर दूंगा, दो को एक जगह। पी के सामने हो जाता है, पी के सामने पी के सामने बीन जाता है ना। तो आप ऐसे पी के सामने बीन रहता है मोस्ट ऑफ केस में, तो आपको याद करना है जाइगोमॉर्फिक पी बीन कैसिया गुलमोहर। क्लियर। तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा तब मस्टर्ड, धतूरा, चिली। जाइगोमॉर्फिक होगा तो पी बीन कैसिया गुलमोहर। आप चिली मिर्चाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जब सिमेट्रिक कैसे हो जाएगी, इररेगुलर तब। अब फ्लावर इज सिमेट्रिक, फ्लावर एसिमेट्रिक भी हो सकता है यानी इररेगुलर भी हो सकता है, if it cannot be divided into the two similar half by any vertical plane। अगर फ्लावर को हम किसी प्लेन से काटते हैं और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो पाए तो सिमेट्रिक कैसी हो जाएगी, उसकी एसिमेट्रिक हो जाएगी, यानी फ्लावर कैसा हो जाएगा, इररेगुलर हो जाएगा। कहाँ मिलता है आपको, काना के अंदर मिलेगा, काना, ठीक, काना काना मिल जाए, करना, ठीक है, जो भी है पढ़ लो। तो मेरे पास टोटल आराम से ऐसा अच्छा होता है उसमें ना। तो सिमेट्री के बेसिस पर फ्लावर नहीं होता है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। हाँ ये होगा, अभी नहीं, कुछ दिन बाद होगा, अभी नहीं। बात ये है कि अभी उनके मोबाइल में ज्यादा कोई पर्सनल कंटेंट नहीं होगा जिससे होने से उनको दर्द हो, पैसे तो दर्द नहीं होगा क्योंकि कोई ना कोई खरीद दिया होगा। क्यों खरीदे हो, अपना पैसा लगा है कि घर वालों को लगा है, अच्छा अब तुम्हारा क्या है, मॉडल है अपना, वो भी अपना नहीं है, हाँ इससे डर नहीं हुआ ना, ठीक है। बताओ सिमेट्री कैसे फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, सब कुछ भूल जाना, एग्जांपल ना भूलना क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा। मस्टर्ड, धतूरा, चिली, यह सब नहीं, एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना। पी कैसे होगा, जाइगोमॉर्फिक, बाइलेटरल सिमेट्री, कहाँ नाम दिख जाता है, चलो ठीक है। अगला फ्लावर, फ्लावर जो देखो बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, फ्लावर के लिए बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं। अब जब आगे में सपोज जब फैमिली पढ़ते हैं तो फैमिली में ये सारा एक्सप्लेन नहीं होता, बल्कि वो टर्म से आपको एक्सप्लेन कराते हैं। वो कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है, पेंटामेरस, समझो क्या है ये ना। तो फ्लावर कैसा हो सकता है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड ये है क्या, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। ये ट्राई जाता क्या होता है, तीन, टेट्रा चार, पेंटा पांच। अब कह रहे हैं जब फ्लावर के अंदर अपेंडेजेस है, जैसे मैं अगर कोरोला की बात करूं, जो आपके पास कलर्ड पार्ट होता है, ग्रीन के अलावा कलर्ड होता है, उसमें देखो एक पर्टिकुलर नंबर होता है, कोई वो 4 में होता है सर्किल में, कोई 5 में होता है, कोई 3 के सर्किल में होता है, या उसमें मल्टीपल में होता है, ठीक है ना। तो अगर फ्लावर के अंदर जो फ्लोरल अपेंडेज है वो 3 या 3 के मल्टीपल में है, कितने हैं, 3 या 3 के मल्टीपल में है ना, लिखा हुआ है फ्लोरल अपेंडेज आर इन द मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में है, या 5 के मल्टीपल में। अगर ट्राई के 3 के मल्टीपल में होंगे तो ट्राइमेरस कहलाएगा, और अगर फ्लावर के अंदर फ्लोरल अपेंडेज जो है वो 4 के मल्टीपल में है तो टेट्रामेरस, और अगर 5 मल्टीपल में है तो पेंटामेरस कहलाता है। कितना क्लियर। यहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ है, खूबसूरत सा दिख रहा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 के मल्टीपल में हो सकता है पेंटामेरस, क्लियर है ना। और इसे आप जानते हो क्या लिखा है, डंडी, और ठीक ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो फ्लावर है, अगला जो वर्ड आ रहा है, फ्लावर जो होता है, फ्लावर के बेस पर एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और फ्लावर विद द ब्रेक्ट, ब्रेक्ट क्या होता है, रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसिल। ये हो गया आपके पास पेडिसिल,
इसके बेस पर एक रिड्यूस लीफ प्रेजेंट होती है। लीफ पूरी नहीं है बल्कि कैसी है, रिड्यूस लीफ, बहुत छोटी सी लीफ होती है। जो रिड्यूस लीफ होती है पेडिसल के बेस पर, उसे हम कहते हैं क्या है, ब्रेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक्ट कहते हैं। क्या है, अच्छा उसे कहते हैं ब्रेक्ट कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जिस फ्लावर के अंदर ब्रेक्ट दिखेगा उस फ्लावर के अंदर क्या है, ब्रेक्टिएट कहते हैं। और जिसके अंदर ये नहीं होगा उसका नाम होता है इब्रेक्ट। यानी फ्लावर ब्रेक्टेड भी हो सकता है और फ्लावर इब्रेक्टेड भी हो सकता है। क्लियर है ना। ब्रेक्ट क्या है, पेडिसल के बेस पर एकदम रिड्यूस जो लीफ होती है, इसी का नाम क्या होता है, ब्रेक्ट। क्या नाम होता है, ब्रेक्ट। क्लियर। अब याद करिए, लीफ का जो आपके पास क्या था, पेडिसल था, पेटियोल जो था, लीफ में जो पेटियोल था, उस पेटियोल के भी बेस पर यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर था। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर था उसका नाम था स्टिप्यूल। याद आया। तो लीफ के बेस पर यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, उसका नाम था स्टिप्यूल। फ्लावर के पेडिसल के बेस पर जो लीफ जैसा ही लीफ, वो भी रिड्यूस्ड लीफ, जो छोटी सी लीफ होती है उसका नाम होता है, उसका नाम होता है ब्रेक्ट। जिस फ्लावर में ये लीफ मिलेगी उसका नाम हो जाएगा, ऐसे फ्लावर कहलाएंगे ब्रेक्टिएट। और जिसमें ये नहीं होगा उसका नाम हो जाएगा इब्रेक्टिएट। अगर अब आपसे कभी भी ये टर्म पूछा जाए कि ब्रेक्टिएट फ्लावर या इब्रेक्टिएट फ्लावर क्या होता है, तो आप बता सकते हो। अगर फ्लावर के पेडिसल के बेस पर क्या मिलेगा, लीफ दिखेगी, उसका नाम हो जाएगा ब्रेक्टिएट। नहीं मिलेगा तो इब्रेक्टिएट। क्लियर। हाँ, काम क्या, कुछ भी काम नहीं है, अपना अरेंजमेंट, बस थोड़ा सुंदर दिखने के लिए। जैसे कोई फ्रूट होता है जिसमें पत्ती लगी मिलता है, हाँ, जैसे पत्ती के साथ जो निकल जाता है फिर उस जगह पे फिर से क्यों नहीं निकलता, क्या, जैसे कहीं पे फ्रूट लगा है पेड़ पे, हाँ लगा है, तो वो डाल छोटा सा टूट जाता है पत्ती के साथ। अरे जैसे कोई भी फ्रूट मिलता है तो ये सारा होता है। अमरूद है, अमरूद तोड़ते ही पत्ती लगी रहती है, ये तो कहेगा। हाँ, तो वहाँ से दोबारा तोड़े तो वहाँ से निकला है, जहाँ से टूट रहा है वहां से ना। हाँ, वहाँ से निकला। अरे भैया फूल अब कहाँ निकलेगा, जो सोल कन्वर्ट होगा फ्लोरा में तोड़ लिए हो, अब कहाँ से आएगा, अब मॉडिफिकेशन हो गया अगले साल में फिर से बनेगा। पहले फिर सही तो तोड़ो, फिर केवल हर पार्ट तोड़ो, काहे पूरा पार्ट तोड़ रहे हो। इसलिए गांव में देखो, अगर किसी का रिलेशन गांव से होगा तो आजकल के जो देसी आम होता है, लोग कहते हैं ना, उसे अगर तोड़ना है तो सही से तोड़ो, मतलब फल केवल तोड़ो, पूरा का पूरा उसके डाल ना तोड़ो। कहते हैं ना कि वो जो जिसपे स्टेप पे लगा होता है उसे पूरा ना तोड़ो। जैसे काम होता है ना, बड़ा बड़ा पेड़ होता है, हर पेड़ की फुलाई नहीं बोलते ना, वो पीटे लगते हैं ऐसे करके। तो कहते हैं ना भैया पत्ती ना तोड़ो, क्योंकि अगर पत्ती के साथ डाल टूट जाएगा तो ये यहाँ से दोबारा से बनने वाला नहीं है, तो पूरा सिस्टम डैमेज कर देगा। अगर तोड़ना तो आराम से जाओ, एक आम पकड़ो तोड़ लो। अब इतना अब वो क्या कहते हैं, हाइब्रिड वाला तो है नहीं, तो छोटा सा पेड़ होगा आराम से तोड़ लोगे। बड़ा सा पेड़ है देसी वाला, गिर गए वहां से तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे लोग लकड़ी से अरेंजमेंट अपने करते हैं, तो पूरा सिस्टम, उसे पूरा सिस्टम में तोड़ो भाई, उसका पूरा डैमेज कर दे रहे हो, 2-4 साल बेचारा सब्सक्रिप्शन चला जा रहा है। नहीं, उससे अरेंज करने के लिए आराम से तोड़ो, तोड़ने के बाद तुम्हारे लिए बना हुआ है वो, आराम से खाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन से आप ये यहाँ से बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स, करोला, एंडोसियम। किसकी बात की गई, तीनों की, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम। इनकी पोजीशन, हाँ आ रहा है, इनकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन द थैलेमस। अब ओवरी जो है ये कार्पेल का पार्ट होगा, अरे बोलो भाई, पिस्टिल का पार्ट होगा, और पिस्टिल किसका पार्ट होता है, गाइनोसियम का पार्ट होता है। यानी देखा जाए तो फ्लावर में 4 पार्ट, 4 पार्ट में से 3 पार्ट एक साथ और अकेला एक ना। तो कहते हैं कैलिक्स, करोला, एंडोसियम की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, ओवरी के रिस्पेक्ट में, ऑन द थैलेमस। क्या ये चारों पार्ट थैलेमस पे ग्रो करते हैं, हाँ थैलेमस पे होते हैं। अब थैलेमस पर जो है 4 पार्ट है, 4 में से 3 पार्ट एक साथ पोजीशन में और एक पार्ट अकेला।
कहलाता क्या, फ्लावर आर डिस्क्राइब एज द, जो फ्लावर होते हैं वो पोजीशन की बेसिस पर, किसकी पोजीशन, कैलिक्स करोला एंडोसियम की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी। फ्लावर जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं पोजीशन के बेसिस पर, कौन कौन सा, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। अब इसी नाम में छुपा हुआ सब कुछ, ये जो गाइनस वर्ड लिखा हुआ है, गाइनस वर्ड, यहाँ पर गाइनस है, यहाँ पर भी गाइनस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, ओवरी को। अब जो आगे वर्ड लिखा हुआ है, जो आगे ये वर्ड लिखे हुए तीन वर्ड, ये जो लिखा हुआ है ये हाइपोगाइनस, कौन सा है, ये जो लिखा है हाइपो, ये जो लिखा है जो पेरी, जो लिखा है एपी, अब ये पता है इतना, आगे कहीं पर हाइपो लिखा है मतलब नीचे, अगर कहीं ईपी लिखा है ऊपर, और पेरी माने सेम लेवल पर। अब समझो ये जो तीन वर्ड लिखा हुआ है, ये वाले हाइपो, पेरी, ईपी, ये किसकी पोजीशन बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कैलिक्स करोला एंडोसियम की पोजीशन। ये पेरी किसकी पोजीशन बता रहे हैं, कैलिक्स करोला एंडोसियम। ईपी किसकी पोजीशन, कैलिक्स करोला एंडोसियम। यानी ये देखो, अगर मैंने कहा फ्लावर हाइपोगाइनस है, अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है, बताओ कैलिक्स करोला एंडोसियम की पोजीशन कहां पर है, नीचे, नीचे है, तो कोई ऊपर होगा, तो ऊपर कौन है, ये वाला पार्ट। क्लियर है ना, मैंने कहा ये जो तीन वर्ड लिखे हैं, ये किसकी पोजीशन बताते हैं, इनकी, किसकी, कैलिक्स करोला एंडोसियम। मैंने कहा कैलिक्स करोला एंडोसियम हाइपो है, मतलब ये तीन चीज कहां है, नीचे है, किसके नीचे है, ओवरी, यानी ये कहां पर है, ऊपर है। कितना क्लियर हो गया। अगर कहीं पर लिखा है एपिगाइनस, इसका मतलब कैलिक्स करोला एंडोसियम की पोजीशन कैसी है, एपी है, मतलब ये ऊपर है, तो नीचे कोई ना कोई होगा, ओवरी। क्लियर है ना। और मैंने कहा यहाँ पर ये पेरी मतलब क्या होगा, सेम लेवल पर, कैलिक्स करोला एंडोसियम जो है उनकी पोजीशन ओवरी के साथ में क्या है, सेम लेवल पर है। क्लियर हो गया, अरे बोलो, क्लियर है ना। आप समझो यहाँ पर जो आपके पास हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, जो हाइपोगाइनस फ्लावर होता है उसमें सुपीरियर ओवरी होती है। क्या होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। सुपीरियर का मतलब उसका लेवल क्या है, ऊपर। क्लियर हो गया। जो एपिगाइनस फ्लावर होते हैं उसमें जो ओवरी होती है वो होती है इंफीरियर ओवरी। कैसी होती है, इंफीरियर ओवरी होती है, यानी ओवरी नीचे है, बाकी सारा पार्ट कहाँ है, ऊपर। क्लियर हो गया। आगे जो पेरीगाइनस फ्लावर होते हैं इसमें जो ओवरी होती है वो कहलाती है हाफ इंफीरियर। क्या कहलाती है, हाफ इंफीरियर ओवरी कहलाती। क्लियर। पोजीशन किसकी देख रहे हैं हम, कैलिक्स करोला एंडोसियम, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ओवरी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। पोजीशन के बेसिस पर फ्लावर आपके पास तीन टाइप का, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। मैंने कहा कभी अगर आप भूल जाओ किसकी पोजीशन ऊपर और नीचे है तो केवल दिमाग लगा करके इतना देख लेना क्या लिखा हुआ है, इस वर्ड को आप तोड़ लो, हाइपो, पेरी, एपी, ये तीन वर्ड है, मैं कह रहा हूँ ये पोजीशन किसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैलिक्स करोला एंडोसियम। अगर कहीं पर लिखा हाइपो यानी कि कैलिक्स करोला एंडोसियम हाइपो, इनकी पोजीशन लोअर है, किसके, विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी, तो ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर। क्लियर हो गया। अगली बात, अगर मैंने कहा फ्लावर कैसा है, एपिगाइनस है, मतलब कैलिक्स करोला एंडोसियम एपी है, ऊपर है, विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी, तो ओवरी कहाँ है, नीचे, बोले तो इंफीरियर हो गए। और अगर पेरी है मतलब तीनों क्या हो गए, सेम हो गए, मतलब सबकी पोजीशन क्या है, सेम टू सेम। तो कभी आपसे कहते हैं फ्लावर मेरे पास एक है हाइपोगाइनस, कभी कभी कहते हैं मेरे पास एक फ्लावर है जिसमें ओवरी सुपीरियर है, बताओ फ्लावर कैसा होगा, हाइपो। तो ये देख करके ये पूछ सकते हैं, ये देख करके ये पूछ सकते हैं। ये फिगर बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है यहाँ पर पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट ऑन द थैलेमस। पहला फ्लावर है आपके पास हाइपोगाइनस, बी एंड सी है आपके पास पेरीगाइनस, और डी वाला है एपिगाइनस। बताओ ये कौन सा है, ये है आपके पास हाइपोगाइनस, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये है पेरीगाइनस, और ये वाला कैसा है, एपिगाइनस है। इतना क्लियर। फ्लावर में देखें, अगर मैं आपसे कहूं जहां मैं पेन रख रहा हूं वो पार्ट आप बताएंगे, ये कौन सा पार्ट है, थैलेमस है ना, अरे बोलो।
अब यहाँ पे देखो थैलेमस में अगर आप अरेंजमेंट देखोगे, ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंडोसियम। बताओ इनकी पोजीशन जो है वो लोअर है ना, देखो ये नीचे है, ये तीनों नीचे। तो बताओ फ्लावर कैसा, हाइपोगाइनस, ठीक है ना। ओवरी बताओ इन तीनों के ऊपर है, तो ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर। खत्म। इधर आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बताओ क्या है, कैलिक्स, ये क्या है, कोरोला, ये क्या है, एंडोसियम। इनकी पोजीशन बताओ ऊपर है, तो फ्लावर कैसा हो गया, एपिगाइनस। ओवरी कहाँ है, ये हो गई ओवरी, नीचे आ गई, मतलब इंफीरियर हो गया। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा बहुत लेवल आपको सेम दिखेगा, सबका लेवल लगभग लगभग क्या आ रहा है, आपका सेम आ रहा है ना। तो फ्लावर कैसा बन जाएगा, पेरीगाइनस, और ओवरी कैसे हो जाएगी, हाफ इंफीरियर। लग नहीं था तुम्हें, लेकिन इसे हम लगभग बराबर मानते हैं, ये हम लगभग बराबर मानते हैं कि लगभग क्या है, ये सब बराबर है, ठीक है ना। बी और डी में केवल पोजीशन डिफरेंस है, बताओ यहाँ पे थोड़ा सा बी और डी, बी और डी है 19-20, 19-20 नहीं है 19-20 है। यहाँ पे देखो ये थैलेमस है ना, ये पूरा ओवरी को क्या कर रहा है, कवर कर ले रहा है, ओवरी से नीचे चली आ रही है ना। यहाँ पे जो थैलेमस है ऊपर तो गया, लेकिन कुछ ओवरी कवर नहीं, ठीक है ना, 19-20 नहीं है। अच्छा 20 ही बता रहे हैं, सॉरी हम समझे 19 भी बता रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफिनेशन पे आते हैं, क्या है, इन हाइपोगाइनस फ्लावर। अच्छा बताओ, अगर तुम्हें ये फिगर समझ में आ गया तो क्या तुम्हें डिफिनेशन याद करने की जरूरत है, नहीं यार, आराम से कर सकते हो अगर आपको फिगर याद हो गया तब। बताओ अगर हाइपोगाइनस फ्लावर है, गाइनोसियम कहाँ होगा, ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन, सही है ना। अब गाइनोसियम अगर हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तो बाकी पार्ट नीचे, और बाकी पार्ट से तो तुम्हारा क्या नाम आ रहा है फ्लावर का, बाकी मतलब कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, उन्हीं की बेसिस पर फ्लावर का तो नाम आ रहा है। बाकी बाकी लिखा हुआ है द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो। अदर पार्ट कौन कौन से हैं, कैलिक्स है, करोला, एंडोसियम है। अगर ये नीचे है तो फ्लावर का नाम इन्हीं से आ रहा है, नाम हो गया हाइपोगाइनस फ्लावर। तो अगर आप नाम को एक बार याद कर लोगे तो आपको ये सारी डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइपोगाइनस माने हाइपो माने कौन सा पार्ट, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, बाकी जो बचा ओवरी वो ऊपर होगा, सुपीरियर पोजीशन पे होगा। जो फ्लावर हाइपोगाइनस होता है उसमें ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, लिखा है द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी द सुपीरियर। क्लियर है ना, अरे बोलो। आगे एग्जांपल, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड द ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, MCB। मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड नहीं आ रहा है, हाँ ये याद होगा, बाकी सब याद हो जाएगा। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ यार ऐसा कर लो तुम, ताकि तुम्हें डिफिनेशन याद ना करनी पड़े। ये फिगर बना हुआ है ना, फिगर के अंदर ये कैलिक्स बनाओ, ये करोला बनाओ, ये एंडोसियम बनाओ, और इनको लिखो हाइपो। नहीं समझ में आया, आ गया बढ़िया है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, नहीं करना है। ये है कैलिक्स, ये है करोला, ये है एंडोसियम, और यहाँ पर लिखो हाइपो, देख लिया हाइपो। ये है ओवरी, ये है ओवरी, और इसकी पोजीशन लिखो आप सुपीरियर, बस खत्म। फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस, ओवरी कैसी है, सुपीरियर। एग्जांपल याद करना है ना, इसी फिगर नीचे लिख लो डायरेक्ट, क्या लिखना है, MCB, बोले तो मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। अब पूरी डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत, डायरेक्ट क्या पढ़ो, फ्लावर पढ़ो, फ्लावर को देखो, याद करो, खत्म, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, टाटा बाय, नहीं लिख पाए, ऐसा क्या लिखा ठीक है, थोड़ा जल्दी करो ताकि फ्लावर खत्म करें, कुछ और पढ़ाएं। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा मैं कहा थोड़ा जल्दी करेंगे तो हाँ, ताकि जनवरी में मैं एनाटॉमी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं।
और फरवरी 15 तारीख तक थोड़ा कोर्स खत्म कर दूं मैं, आराम से एंजॉय करो, 15 दिन छुट्टी मना के। चलो नेक्स्ट छुट्टी मना नहीं है, यहाँ पर आते हैं। लिखा इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर and other part of the flower are located on the rim of the thalamus, rim मतलब same level पर, almost at the same level पर, it is called the perigynous। ठीक है ना? तो अगर आपको कुछ लिखना है तो मैं कहूंगा यहाँ इसे छोड़ दो। आपने ये हाइपोगाइनस में लिख लिया, मतलब पेरिगाइनस में लिखा दूंगा, बाकी जो बचा गया वो आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? वैसे भी अगर आपको याद ही करना है तो मैं कहूंगा जो फ्लावर का दूसरा पार्ट होगा कहाँ होगा, वो रिम ऑफ द थैलेमस पर होगा, एट द सेम लेवल इज कॉल्ड द पेरिगाइनस फ्लावर। पेरिगाइनस होगा तो ओवरी कैसी होगी यहाँ पर, इंफीरियर होगी। एग्जांपल होगा प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज। जब भी आया है आई में करो, जब भी आया है ऐसे ही कहता प्लम पीच एंड रोज। प्लम बड़ी मॉडल नहीं पता वही प्लम है, कोई ना कोई फ्लावर होगा, कोई ना कोई फ्लावर होगा, ढूंढ लेना, बहुत सारे फ्लावर आपसे कहाँ तक फ्लावर ढूंढ रहे। तो प्लम है, पीच है, और क्या है, गुलाब होता है। हाँ जो भी होगा। अब यहाँ पर हाँ गुलाब है ना, ये पेरिगाइनस। प्लम पीच रोज, सुनो अब तुम्हें यहाँ पर बी और सी के बीच में आप लिखो पहले पी पी आर, के आर नहीं, के आर के कर देना, हमेशा लड़ते रहते हैं। पीपीआर है, ठीक है ना? तो ये हो गया प्लम पीच एंड रोज हो गया। यहाँ पर लिखो ये ओवरी जैसी है, इसका नाम है हाफ इंफीरियर। क्या है? हाफ इंफीरियर ओवरी। केआर के जानते हो किसको कहते हैं? केआर के बहुत तगड़ा नाम सुना सुना लग रहा है। चलो ठीक है। इन एपिगाइनल फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड। थैलेमस की जो मार्जिन थी वो क्या कर गई, ग्रो कर गई अपवर्ड। इन थैलेमस से क्या है, मार्जिन है जो ऊपर तरफ चली आई, ठीक है ना? इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली, जो ओवरी को पूरी तरीके से क्या कर रही है, ये इनक्लोज कर ले रही है एंड गेटिंग फ्यूज्ड, और क्या कर रही है यहाँ पर आके फ्यूज हो जा रही है विद इन इट द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइज द अबव द ओवरी। ओवरी के ऊपर अदर पार्ट क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है। तो तुम लिखो यहाँ पर ये है कैलिक्स, ये है करोला, ये है एंडोसियम, और इनकी पोजीशन लिखो एपी, ठीक है ना? ये है ओवरी और इसकी पोजीशन आप लिख लो, ये है आपके पास कैसा इंफीरियर। कुछ भी कह ले, सेंटेंस जितना भी बड़ा बना ले, पहचानना है इतना पहचान लोकेशन से हो। ओवरी कहाँ है, इंफीरियर है, फ्लावर कैसा मिलेगा, एपिगाइनस फ्लावर, ठीक है ना? ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर हाइपोगाइनस, ओवरी हाफ इंफीरियर फ्लावर। कुछ भी सेंटेंस में लिख ले, इधर उधर कुछ भी बना ले, बस देखो लोकेशन और पहचानो, खत्म। आगे Perhaps the ovary is inferior as in the guava, cucumber and ray floret of the sunflower। sunflower में आपने देखा होगा, sunflower का फूल देखो ना, sunflower सूरजमुखी। उसमें अगर आप देखोगे तो आपको येलो कलर का फ्लावर दिखता है और एक आपको दिखता है ब्लैक कलर का, बीच वाला, बीच में। तो यहाँ जो फ्लावर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना? दो टाइप फ्लावर होते हैं, वो येलो वाला अलग टाइप फ्लावर और ये आपका अलग जो ब्लैक वाला होता है अलग टाइप फ्लावर होता है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रे फ्लोरेट के अंदर कौन सा मिलेगा आपको, कहाँ गया भाई, एपिगाइनस फ्लावर होगा और ओवरी कैसी होगी, इंफीरियर। अगर आप कभी देखो जो आपके पास सनफ्लावर के अंदर येलो वाला पार्ट होता है वो आपको कुछ ऐसे दिखते से रे आ रही होती है, ऐसे ये ऐसे होती है, मतलब ऊपर टिप पर थोड़ा पतला होता है, बेस पर चौड़ा होता है, ठीक है ना? तो ये आपको दिखता है। जैसे कि आप रंगोली बनाते हो तो उसका एक फूल बनाते हो इस टाइप का, ठीक है ना? जैसा बनाते हो कोई बात नहीं है। अब तुम्हें याद करना है फ्लावर जो थे वो पोजीशन के बेसिस पर एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सॉरी
कैलिक्स, कोरोना, एंडोसियम की पोजीशन के बेसिस पर फ्लावर 3 टाइप के, हाइपोगाइनस, अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी सुपीरियर, अगर फ्लावर पेरीगाइनस है तो इंफीरियर, अगर फ्लावर एपीगाइनस है तो ओवरी इंफीरियर। इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, पेरीगाइनस याद करना सबसे आसान है, प्लम पीच रोज, जहां तक 700 आते हैं प्लम पीच रोज। बाकी आपके पास हाइपोगाइनल फ्लावर है तो मस्टर्ड, बाकी बचा हुआ आपके पास ये है गुआवा, कुकुम्बर एंड द सनफ्लावर। ठीक है ना, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब फ्लावर के पार्ट्स पढ़ लेते हैं। फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं? 4। उन चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। सबसे पहला पार्ट आपको पता है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज द फोर फ्लोरल वन, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। ये 4 पार्ट तो होते ही है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, फ्लावर आपको दिखाया गया है, ये दिखाया गया है डंडी, जिसका नाम है पेडिसिल। इसके बाद जो ग्रीन कलर दिखाया गया है, ये वाला ग्रीन कलर का, ये कैलिक्स, ये रेड कलर से कोरोला। इसके बाद दिखाया गया है ये पूरा एक पार्ट, कार्पेल वाला पार्ट, इसे कहते हैं गाइनोसियम वाला पार्ट। और ये अगर आप देखेंगे तो ये है स्टेमन, जो कि एंडोसियम का पार्ट बनाता है। क्लियर है? आगे देखें, अगर हम एक ही चीज को निकालेंगे तो आपको ग्रीन कलर का जो दिखता है वो कैलिक्स वाला पार्ट होता है। एक यूनिट जो उससे सेपल कहलाती है, अगर आपको याद होगा तो, एक जो होती है वो सेपल कहलाती है, बाकी पूरा मिला के कैलिक्स। ये पूरा मिला के कोरोला। एक होता है पेटल कहलाता है, ये पूरा एंडोसियम है। अगर आपको एक याद होगा तो ये स्टेबल वाला पार्ट है, जिसके अंदर ये एंथर और ये फिलामेंट वाला पार्ट। ठीक है ना। ये गाइनोसियम, गाइनोसियम जो होता है वो पिस्टल से बनता है। पिस्टल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे आते हैं, पहला कैलिक्स बारे पढ़ते हैं। करेक्ट, कैलिक्स इन द आउटर मोस्ट। फ्लावर को देखो और थोड़ा सा कैलिक्स कहाँ है? सबसे आउटर मोस्ट है ना, तो याद करने की जरूरत है नहीं। फ्लावर सबसे बाहर क्या है? कैलिक्स होता है। आप द फ्लावर एंड मेंबर्स आर कॉल्ड द सेपल्स। मेंबर का मतलब एक पार्ट, तो सिंगल होता है, इसका नाम होता है सेपल। ये ऐसे कह सकते हैं, कैलिक्स की जो यूनिट होती है उसका नाम होता है सेपल होता है। आगे, जनरली सेपल्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? ग्रीन होते हैं, लीफ के जैसे होते हैं, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड। अगर कोई पूछे तो सेपल का काम क्या है, तो सेपल जो होता है फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर आपने कभी गुलाब का फूल देखा होगा बड वाला, तो जब बड कंडीशन में होता है तो ऊपर ग्रीन कलर का पूरा का पूरा कवर किया होता है। जैसे खिलता है वो ग्रीन कलर जो वो एक्सपैंड होता है, बीज से रेड कलर निकलता रहता है, पेटल वाला पार्ट अच्छा लगता है। आगे अब आते हैं, कैलिक्स जो आपके पास है वो 2 सिचुएशन में हो सकता है, या तो कैलिक्स फ्यूज हो सकता है या तो सेपरेट हो सकता है। अगर कैलिक्स जो है आपका पास यूनाइटेड है, यूनाइटेड मतलब फ्यूज है, तब उसे कहते हैं कि हम गैमोसेफेलस कहेंगे। और अगर फ्री है तब पॉलीसेफेलस। ये सेफेलस कहाँ का है? सेपल से। गैमो जुड़ा है, यूनाइट है, नाम हो गया गैमोसेफेलस। और अगर फ्री है तो पॉलीसेफेलस नाम होता है। अब जब भी फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाएगी आपसे, तो वो ये नहीं कहेंगे कि सेपल जो है यूनाइटेड है या फ्री है, वो डायरेक्ट कहेंगे जो सेपल है वो गैमोसेफेलस है या पॉलीसेफेलस। अगर गैमोसेफेलस होगा तब सेपल जो होंगे वो आपस में फ्यूज होंगे, और अगर फ्री है तब पॉलीसेफेलस। इतना क्लियर? नेक्स्ट पार्ट का नाम क्या है? कोरोला। कोरोला की यूनिट का नाम क्या होता है? पेटल। और पेटल जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, आपको पता है ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं। अगर कलर्ड है तो क्यों है? आपको पता है फ्लावर इज द पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, तो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो पेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्राइटली कलर्ड होते हैं, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो विंड से भी होता है, पॉलिनेशन वाटर से भी होता है, लेकिन जो वाटर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कलर्ड नहीं होते, तो जरूरत नहीं है, उन्हें विंड को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, वाटर को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये चीज आपने पढ़ा था जब मैं आपको पढ़ा था सेक्सुअल प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहां पर आता है कि वो फ्लावर जो एनिमल से पॉलिनेट होते हैं उनके फ्लावर कैसे होते हैं? तो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। और बोलो, ब्राइटली कलर्ड होते, कॉन्पिक्वस तरह के आसानी से दिख जाए। अगर कॉन्पिक्वस नहीं है फ्लावर, अगर फ्लावर छोटे हैं वो कभी अकेले नहीं रहेंगे, बल्कि वो पूरा इन्फ्लोरेसेंस बना कर रहते हैं।
ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस आसानी से उसे दिख सके। तो बताओ पेटल का काम क्या हो गया, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर द पॉलिनेशन। क्लियर। जैसे मैंने कैलिक्स में पढ़ा था वैसे कोरोला भी क्या हो सकता है, यूनाइट हो सकता है, फ्री हो सकता है। अगर पेटल यूनाइट है नाम गैमोपेटैलस और फ्री है तो पॉलीपेटल। यानी गैमो वर्ड जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, फ्यूज के लिए आ रहा है। अब पॉली वर्ड किसके लिए आ रहा है, फ्री के लिए आ रहा है। वहां सेपेलस था, सेपल थे, यहाँ पेटलस है, नहीं पेटल। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात, द शेप एंड कलर ऑफ द कोरोला वेरी ग्रेटली इन द प्लांट। यानी अलग अलग प्लांट की स्पीसीज में जो शेप होता है और कलर जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। आपने बहुत सारे कलर देखे होंगे। कोरोला में बी ट्यूबुलर, उसका शेप अलग अलग हो सकता है, ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप, आधा व्हील शेप हो सकता है। ये सारी शेप होते हैं जो आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का नहीं है बल्कि आज का है, जो है नाम है एस्टिवेशन। क्या नाम है, एस्टिवेशन। डिफिनेशन की बात करते हैं। करें मूड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेपल और द पेटल इन अ फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम हर्ड इज नोन एज द एस्टिवेशन। करें फ्लोरल बड कंडीशन के अंदर सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट होता है आपस में, यानी एक सेपल का दूसरे सेपल के साथ अरेंजमेंट या एक पेटल का दूसरे पेटल के साथ में कैसा अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट कहते हैं क्या है हम। जैसे मान लो कोई फ्लावर है जिसके पास जो ऐसा कोई मेरा फ्लावर है जिसमें सेपल कितने हैं, 4, और 4 सेपल का आपस में कैसा अरेंजमेंट है, इसे कहते हैं क्या है, एस्टिवेशन। या 4 मेरे पास पेटल है तो उनका आपस में कैसा अरेंजमेंट है, ये कहलाता क्या है, एस्टिवेशन कहलाता है। इसलिए एक वर्ड लिखा हुआ है, मूड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेपल ऑफ द पेटल इन अ फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम हर्ल। सेम हर्ल मतलब अगर आप एस्टिवेशन देख रहे हो कहां पर, सेपल के अंदर, तो केवल सेपल सेपल का अरेंजमेंट देखो। अगर पेटल देख रहे हो तो पेटल पेटल देखो। ऐसा नहीं होगा कि आप सेपल और पेटल मिलाकर देखो, नहीं, किसी एक का ही देखना है। इस कंडीशन का नाम होता है क्या, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वॉल्वेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और फिगर आपके सामने बना हुआ है। ये पहला है वॉल्वेट का, ट्विस्टेड का, एम्ब्रिकेट का, वैक्सिलरी एस्टिवेशन का। क्लियर है। यहाँ पे गौर से देखो, अगर मैं इसी चीज को, यानी जो मेरे पास फ्लावर है, इस फ्लावर को अगर आप यहाँ से देखो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इस फ्लावर को ऊपर से देखूंगा तो कुछ आपको इस साइड में दिखेगा ना। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, मान लेते हैं पेटल का मैंने ले लिया एस्टिवेशन, तो यहाँ पर एक पेटल दूसरे पेटल से अरेंज है लेकिन एक दूसरे को टच कर रहा है, लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहा, बस जस्ट टच कर रहा है, महसूस हो रहा है। एस्टिमेशन कैसा हो गया, वॉल्वेट एस्टिमेशन कैसा हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है कैसा दिख रहा है, यहाँ पर देखो एक सिंगल, ये एक पेटल है ना, तो इसके दो एंड है, इसके एक एंड नीचे है, दूसरा एंड ऊपर है। देखो इसका एक एंड ऊपर, दूसरा नीचे, इसका एक ऊपर, दूसरा नीचे, इसका एक ऊपर, दूसरा नीचे, यानी यहाँ पर हर पेटल का एक एंड दबा है, दूसरा दबाया है। अरे ये तो है, इसका एक एंड दबा हुआ है, दूसरा को दबाया हुआ है। अगर कहीं ऐसा दिख जाता है इसका नाम होता है ट्विस्टेड। कैसा, ट्विस्टेड ना। जैसे मान लो कोई बोतल आपके पास है, आप पकड़ो बोतल को ऐसा मोड़ो, तो क्या होता क्या है, कुछ पार्ट दब जाते हैं, कुछ पार्ट आपके दबा देते हैं। वही होता क्या है यहाँ पर, ट्विस्टेड मतलब ट्विस्ट कर दिया गया, घुमा दिया गया है। और ऐसा घुमाया गया है कि कोई एक पार्ट दबा हुआ है, दूसरे पार्ट क्या है, दबाया है। इसे कहते हैं क्या है, याद करने का तरीका था मेरा। ये हो गया फिर क्या, ट्विस्टेड। अब आते हैं कहां पर, एम्ब्रिकेट। इसमें भी है ट्विस्टेड, लेकिन इसमें जैसे यहाँ पैटर्न बन रहा है वैसे पैटर्न यहाँ पर नहीं है। देखो ये पैटर्न है, इसका दोनों एंड क्या है, दबा हुआ है। यहाँ पे देखें एक दबा है, दूसरा क्या है, दबाया है। यानी यहाँ पर भी क्या है, ट्विस्टेड है, लेकिन जैसे यहाँ पर एक पैटर्न था ट्विस्टेड का, वैसे पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता है। इसे कहते हैं क्या है, हम इसे एम्ब्रिकेट कहते हैं। वैक्सिलरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सिलरी में आपके पास टोटल 5 होते हैं जो आपके पास मेंबर है। उनमें सबसे बड़ा एक मेंबर होता है, उसके बाद 2 लेटरल साइड होते हैं और 2 क्या होते हैं, अंदर होते हैं। अभी मैं साइक्लिक काम करीडक लेके आता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पहला ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, यूरो है, जल्दी से जाते हैं।
हीलिंग पावर जाता है ना, हाँ हीलिंग पावर अच्छा खाए होंगे चीजें 25 दिन ना। अमेरिका से कहीं नहीं पता ही कहाँ से दवाई मंगाए होंगे, लगाए होंगे तुरंत। देखो जैसे कि वो होता है ना हॉलीवुड मूवी के अंदर जो सुपर हीरो होते हैं, इधर चोट लगती है तो हीलिंग हो जाती है। वही हाल अपने सैफ अली खान साहब का, वो सुपर हीरो है ना। म्यूटेंट हाँ वो अपने अपने क्या है, सुपर हीरो है। आज जा रहे हैं लहूलुहान जा रहे हैं हॉस्पिटल, उधर से निकल रहे एकदम देखो शर्ट और चढ़ा के आ रहे हैं पूरे बॉडी बनाकर, लग रहा है कहीं पिकनिक पे गए। कोई बात नहीं, वो हम नहीं कहेंगे, वो तो अपना इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा ना क्या क्या हुआ था। फिलहाल हम एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं। एस्टिमेशन दूसरा कौन सा है, सॉरी पहला है वॉल्वेट एस्टिमेशन। समझ लेते हैं वॉल्वेट में होता क्या है। When sepal on the petal in a hole, just touch. बस इतना याद रखना, just touch one another at the margin. मार्जिन पर, मार्जिन कौन सी है, ये है मार्जिन। ये बस मार्जिन पर जो क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, बिना ओवरलैप किए हुए, एज इन द कैलोट्रॉपिस। कहाँ मिलेगा ये, कैलोट्रॉपिस में मिलेगा। तो वॉल्वेट एस्टिमेशन तब होगा जब केवल मार्जिन क्या करेगा, टच करेगा, जस्ट टच। मैं बार बार सिर्फ फोकस क्यों कर रहा हूं, जस्ट टच पर, इसलिए नहीं मेरा कुछ अलग इंटेंशन है, नहीं जब महसूस भी नहीं करना है। जब भी क्वेश्चंस में, जब भी क्वेश्चंस में बस ये वर्ड दिखेगा जस्ट टच, तो समझ जाना है अब कुछ ना पढ़ो, अब कुछ ना पढ़ो, बस जस्ट टच लिखा, वॉल्वेट लगाओ, लग जाओ, ये हो गया। अब समझो, जस्ट टच ना करो, समझो यहाँ पर ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, बस दोनों क्या करें, जस्ट टच ही कर रही है। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है लेकिन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, टच कर रहे हैं। एस्टिमेशन का नाम क्या है, वॉल्वेट एस्टिमेशन। कहाँ मिलेगा, कैलोट्रॉपिस में। क्या इससे पहले भी कहीं कैलोट्रॉपिस मिला है? अपोजिट, अपोजिट में मिला था, हाँ अल्टरनेटिव सीएमएस था। हाँ जीसी वही, अरे गुआवा कैलोट्रॉपिस, जीसी वही था ना। कहीं पर और भी पढ़ा था कैलोट्रॉपिस, दो जैसे पढ़ा था। हाँ ये दो सेक्शन में पढ़ा था, कार्डियक ग्लाइकोसाइड पढ़ा था ना। चलो आगे पढ़ते हैं। ट्विस्टेड एस्टिमेशन, नाम क्या है, ट्विस्ट है इसमें थोड़ा सा। कह रहे हैं इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन, यानी कि एक अपेंडेज की एक मार्जिन क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है दूसरे अपेंडेज की मार्जिन से, एंड सो ऑन ना। कहने का मतलब ये है कि अगर अपेंडेज जो है उसकी एक मार्जिन दूसरे अपेंडिक्स के एक मार्जिन को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो ऐसा जो एस्टिमेशन होगा उसका नाम क्या जाएगा, ट्विस्टेड। यहाँ पे देख लो, आप देखेंगे तो क्या इस अपेंडिक्स का ये मार्जिन इससे ओवरलैप कर रही है, यहाँ पर ये इससे ओवरलैप कर रही है, यहाँ पर ये इससे ओवरलैप कर रही है। क्लियर है ना। यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। मैंने आपको एक लिखा था, एक दबा जिसे क्या करना है, दबा के रखा है, तो हो गया क्या ये ट्विस्टेड एस्टिमेशन। कहाँ मिलेगा आपको, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड द कॉटन में मिलेगा। CCL, CCL और याद करो CLC, जो भी हो LCC। अब जो जैसे भी याद कर लो, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड द कॉटन, क्या मिलेगा इसके अंदर, ट्विस्टेड एस्टिमेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ो। चौथा है आपके पास एम्ब्रिकेट, सॉरी तीसरा है एम्ब्रिकेट एस्टिमेशन। इफ द मार्जिन ऑफ द सेपल ऑफ द पेटल ओवरलैप वन अनदर, ओवरलैपिंग यहाँ भी है, ओवरलैपिंग है नहीं है, बिल्कुल है, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन जो ओवरलैपिंग है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग थी, यहाँ पर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं है, लेकिन दोनों जगह क्या है, ओवरलैपिंग है। यहाँ पर यानी कि एम्ब्रिकेट में कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तब ऐसे फ्लावर को हम क्या नाम देंगे, एस्टिमेशन के नाम, एम्ब्रिकेट एस्टिमेशन। कहाँ दिखेगा, कैसिया एंड गुलमोहर। तुमसे मैंने कहा था ये मिलने वाले हैं और दोनों को मैं अलग कर दूंगा। कैसिया गुलमोहर साथ साथ, पी और बीन साथ साथ, कहीं पढ़ा था भी ना, पी बीन कैसिया गुलमोहर। कौन सा फ्लावर,
जाइगोमॉर्फिक। तो मैंने कहा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जिसपे मिलते हैं उसी को मैं आगे चल के अलग कर दूंगा, पी और बी साथ साथ कर दूंगा, कैसी और गुलमोहर अलग अलग। तो कैसी और गुलमोहर में कैसा एस्टिमेशन, एम्ब्रीगेट एस्टिमेशन। ओवरलैपिंग है, हाँ है। पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, नहीं। क्लियर, फिगर देखो पहचान सकते हो आप, एम्ब्रीगेट एस्टिमेशन। अब आते हैं वैक्सिलरी, या इसी का अपना नाम होता है पैपिलियोनेसियस, या के पास चौथा होता है एस्टिमेशन, वैक्सिलरी एस्टिमेशन। इसी का दूसरा नाम है पैपिलियोनेसियस एस्टिमेशन। इन पी एंड बी, पहला एग्जांपल ही है पी एंड बी। मैंने कहा था पी और बी साथ साथ जाएंगे, कैसा मिलेगा, वैक्सिलरी एस्टिमेशन। डियर आर द 5 पेटल, इन दोनों कितने पेटल हैं, 5 है। 5 में से सबसे लार्जेस्ट का नाम स्टैंडर्ड, सबसे बड़ा का नाम स्टैंडर्ड, जो ओवरलैप कर रहा है दो लैटरल पेटल को। मैंने कहा दो लैटरल होंगे ना, दो लैटरल पेटल, इसका नाम क्या होता है, विंग्स नाम होता है। which in turn overlap the two small anterior petal, जिसका नाम क्या है, कील। ये से कहते हैं क्या है, करीना भी कहते हैं। ये कील जो है इसी का नाम करीना भी है, कील एंड करीना, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन इज नोन एज द वैक्सिलरी आर द पैपिलियोनेसियस एस्टिमेशन। अब बताओ यहाँ पर सबसे बड़ा वाला दिख रहा है आपको, इसका नाम है स्टैंडर्ड। यहाँ पे तुम लिख लो, इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड। नंबर पूछा जाए तो 1, ये है आपके पास स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नंबर 1। ये दोनों लैटरल, ये वाले लैटरल, इनका नाम बताओ, विंग्स। भाई विंग्स लैटरल ये होता है, नंबर 2। और ये दोनों लोग यानी विंग्स जो भी है वो अंदर जो प्रेजेंट है, कील, ये देखो यहाँ पर ये कील, कितने नंबर, 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ विंग्स जो है वो कवर्ड बाय, किसे कवर्ड है, स्टैंडर्ड से। या मैं ऐसे कहूं स्टैंडर्ड पहले विंग्स को कवर कर रहा है, विंग्स को कवर कर रहा है कील को। अगर ऐसा अरेंजमेंट ये दिखता है, इसका नाम हो जाता है वैक्सिलरी एस्टिमेशन आर द पैपिलियोनेसियस। कहां मिलेगा, पी और बी के अंदर मिलता है। पी मेंडल वाला ही है, हाँ पी मेंडल वाला मेटल वाला ही है, हाँ हाँ पेटल्स नहीं होगा, हाँ पेटल्स नहीं, इसे क्लियर किया गया पेटल को। क्लियर, आगे बढ़ जाए, ठीक है। आगे क्या है, करेक्ट, सोमवार है। एंडोसियम गाइनोसियम, मुझे समझने दो, तुम ही ना सब डिसाइड करो, हमें भी डिसाइड करने दो। एंडोसियम है, गाइनोसियम है, फ्रूट्स है, बस छोटा सा पार्ट पढ़ा है जो एंडोसियम वाला। एंडोसियम पढ़ा ले, फिर मंडे को पढ़ा देंगे एंडोसियम। हाँ बस एक प्लेट और। चलिए, एंडोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। अब तुम्हें बताना पड़ेगा स्टेमन में कितने पार्ट होते हैं, नहीं बताना पड़ेगा। स्टेमन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 2 पार्ट होते हैं स्टेमन के अंदर, एक होता है फिलामेंट, एक होता है एंथर। ये तो पहले से पता है। एज एंथर इज यूजुअली बाइलोब, हमेशा नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ इंसेक्ट जो दिया गया है किस दिया गया है, बाइलोब दिया गया है, ठीक है ना। और हर एक लोब के अंदर और हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, टेट्रास्पोरेंजियम, ठीक है ना। बढ़िया, तो तुम्हें पता पहले से। बाइलोब, ईच लोब हैज द 2 चैम्बर, और वही जो माइक्रोस्पोरेंजियम था वही आगे डेवलप होगा पॉलन सैक, वो डेवलपमेंट की बात है। पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन द पॉलन सैक, सही बात है, पहले पता है आपको ये सब। अरे दादा को पता है पहले से ही ना, मैं चैप्टर पढ़ा था। यस सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है स्टेमिनोड क्या होता है। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड द स्टेमिनोड, ये अंडरलाइन कर लीजिए, स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड द स्टेमिनोड। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। स्टेमन जो होता है उसका नंबर अलग हो सकता है ना, तो कह रहे हैं स्टेमन ऑफ द फ्लावर में बी यूनाइटेड, स्टेमन आपस में फ्यूज हो सकते हैं विथ अदर मेंबर,
अदर मेंबर किसका, फ्लावर का, जैसे कि पेटल आर एमंग देमसेल्फ, मतलब स्टेमन स्टेमन भी फ्यूज हो सकता है, स्टेमन और फ्लावर का दूसरा पार्ट भी फ्यूज कर सकता है, और मोस्ट ऑफ कंडीशन में वो पेटल से फ्यूज करता है, और इस कंडीशन का नाम आपने पढ़ा था एपीफाइलस। तो यार मुझे भी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर लिखा है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर आओ, अभी आ जाएगा। When stamen are attached to the petal, जब स्टेमन किससे अटैच होगा, कंडीशन का नाम एपीपेटल। अगर स्टेमन किससे फ्यूज है, पेटल से फ्यूज है, तो नाम क्या पड़ जाएगा, एपीपेटलस। कहाँ मिलता है, ब्रिंजल में मिलता है, ठीक है ना। और एपीफाइलस when attached to the perianth, कहीं मिला था, लिली के अंदर। तो अगर स्टेमन जो है वो पेरिएंथ से जुड़ा है तो नाम होगा एपीफाइलस, जो कि लिली मिलेगा। और अगर स्टेमन पेटल से जुड़ा है तो नाम होगा एपीपेटलस, जो कहाँ मिलेगा, ब्रिंजल मिलेगा, ठीक है ना। अब ये अंडरलाइन कर लीजिए, ट्रांसपोर्शन मिलता है। स्टेमन इन द फ्लावर में आइदर रिमेन द फ्री। देखो क्या यहाँ पर स्टेमन यूनाइटेड है, अब ये यूनाइट किससे है, अगर पेटल से यूनाइट है तब एपीपेटलस, और अगर पेरियन से एपीफाइलस, क्लियर। तो फ्री भी तो हो सकते हैं, फ्री है, स्टेमन इन द फ्लावर में भी आइदर रिमेन द फ्री, अगर फ्री है तो नाम क्या पड़ गया, पॉली। अब देखो जहां जहां फ्री था वहां वहां पॉली वर्ड आया, पॉलीसेफेलस, पॉलीपेटलस, पॉलीएंड्रस। ये एंड्रस मतलब एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम किससे बनता है, स्टेमन से। पॉलीएंड्रस आर में बी यूनाइट इन द वेरिड डिग्री, यूनाइट भी सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो फ्री है तो केवल एक सिचुएशन आ गई, लेकिन जब ये यूनाइट होते हैं तो सिचुएशन अलग अलग आती है कि कितने बंडल बनते हैं। यहाँ पर आते हैं, स्टेमन में भी यूनाइट इनटू वन बंच, वन बंडल। अगर सारे स्टेमन, मान लो किसी भी फ्लावर के अंदर 10 स्टेमन है और 10 स्टेमन फ्री नहीं बल्कि वो सब मिलके एक बंडल बना रहे हैं ना, उसका नाम होता है मोनोएडल्फस। क्या नाम होगा, अब आगे आते हैं नेक्स्ट। अगर स्टेमन जो है वो यूनाइट हो गए, दो बंडल बना रहा है, टू बंडल, तो डाइएडल्फस। और अगर दो से ज्यादा है तब पॉलीएडल्फस। तो मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस, ये है स्टेमन का यूनाइट होना। अगर स्टेमन यूनाइट हो रहा है एक बंडल में तो नाम होगा उसका मोनोएडल्फस, दो बंडल में तब डाइएडल्फस, और अगर दो से ज्यादा बंडल है तब पॉलीएडल्फस। क्लियर हो गया। बार बार जो क्वेश्चन पूछता कहता है डाइएडल्फस बताओ, क्योंकि ये पी है, और पी आप पूरे एनसीईआरटी में हर जगह पढ़ते हो। मेंडल का नाम पी ना, मेंडल का नाम, मेंडल के नाम पर जब भी मेंडल नाम आता है पी जोड़ लेते हैं ना, तो वही बात है यहाँ पर डाइएडल्फस। इन तीनों पूछ कुछ भी सकता है, इन तीनों में ज्यादा जो पूछ रहा है बार बार वो डाइएडल्फस। तो मोनोएडल्फस कहाँ मिलेगा, चाइना रोज मिलेगा, डाइएडल्फस बी मिलेगा, पॉलीएडल्फस सिट्रस में मिलेगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि जो फिलामेंट की जो लेंथ होती है वो अलग अलग हो सकती है। फिलामेंट किसका, स्टेमन। स्टेमन के जो फिलामेंट है वो अलग अलग लेंथ का हो सकता है। देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन द फ्लावर, जैसे कि साल्विया एंड द मस्टर्ड। साल्विया और मस्टर्ड के अंदर स्टेमन का जो फिलामेंट होता है वो अलग अलग साइज का होता है एक ही फ्लावर के अंदर। कहाँ पर, साल्विया एंड मस्टर्ड। चलिए 10 मिनट और बाकी है, ठीक है नहीं पढ़ाया।